आज शाम का खाना खाने के बाद मैं सख्त थकी हुई थी। दिल कर रहा था कि मैं बिस्तर पर गिरकर अभी सो जाऊं, मगर अपने शौहर की बात सुनकर मैं चौंक उठी। वो कहने लगे कि आज तुम शाम के खाने पर एहतमाम कर लेना। आज मेरे दोस्त रात को हमारे घर आ रहे हैं और वो आज रात यहीं पे खाना खाएंगे। अपने शौहर की बात सुनकर मैं गुमसुम होकर रह गई थी। थकन के मारे बुरा हाल हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरा दिन मुशक्कत करती रहूं, जबकि मैंने आज इतना काम भी नहीं किया था। शायद रोज काम करने से सब खवातीन का ही यही हाल होता है कि वो थकन से चूर चूर हो चुकी होती हैं। और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलूं, मगर जानती थी कि अगर जरा सी भी कमी पेशी हो गई तो मेरे शौहर मेरा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे और वो अपने दोस्तों के सामने ही सुना देंगे। तभी मैं किचन में आ गई थी। मेरे शौहर और उनके दोस्तों को बीफ पुलाव और आलू के पराठे बहुत पसंद थे। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर बीफ पुलाव बनाने के लिए रख दिया था और आलू उबालने रख दिए थे। फिर आटा गूंदने लगी थी ताकि खाने के टाइम जब मैं उठूं तो तमाम चीजें वक्त पर तैयार हो चुकी हों। और फिर बर्तन भी मैंने अभी धोने का इरादा कर लिया था। उसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो बिस्तर पर गिरते ही सो गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। उनके दोस्त हमारे घर में आ चुके थे और इस वक्त वो सब लोग ड्राइंग रूम में थे। मैं जानती थी कि अब इन सबको रात तक जागना होना था। मुझे नाश्ते के वक्त जागने की कोई टेंशन नहीं थी। मेरे शौहर ही रोजाना मुझे नाश्ते टाइम जगाया करते थे। अब मैं बेफिक्र होकर सो गई थी और फिर मेरी आंख अपने शौहर के झंझोड़ने पर ही खुली थी। नाश्ते का वक्त हो चुका था और मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी। अब मैं किचन में उन सब के लिए नाश्ता बना रही थी कि वो सब लोग बाहर लॉन्च में बैठे और वहीं पर मैंने उनके लिए नाश्ता लगा दिया था। वो बात बात पर चुटकुले छोड़ते जोर जोर से हंसते और इस दौरान मुझे भी मुखातिब करते। मैं थकन के मारे उनकी हाँ का जवाब हाँ में दे रही थी, मगर मुझे इस किस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अपने शौहर के ये दोस्त मुझे एक आंख भी नहीं भाते थे। मैं अक्सर उनसे कहती थी इन लोगों से फासले पर रहे, इन लोगों की सोहबत अच्छी नहीं है। जब भी मैं उन्हें ऐसा कहती थी वो हमेशा गुस्सा हो जाते और मुझे कहते कि तुम ना जाने क्यों मेरे दोस्तों के पीछे पड़ी रहती हो। और अब जब वो मेरे शौहर के साथ रोमानी अंदाज में बातें कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं उनकी गुफ्तगू का मिजाज समझ चुकी थी। वो दर पर्दा मेरे बारे में मेरे शौहर को छेड़ रहे थे और मेरे शौहर भी हंसी मजाक में उन सब बातों को एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरे लिए हैरत की बात थी कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में किसी दूसरे मर्द से मजाक में भी ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है, चाहे वो उसका कितना ही करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। मगर शायद उन लोगों के आपस में बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी थी और सभी एक दूसरे को इस तरह से ही छेड़ रहे थे। मैंने जल्दी से उन लोगों के सामने नाश्ता रखा और फिर खुद अपने कमरे में आ गई थी और मैं फिर से सो गई थी क्योंकि दिन को मुझे सोने की आदत ही नहीं थी। दिन को सो जाती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। मेरे शौहर मामूल से जल्दी जाने लगे थे और फिर शाम को भी वो जल्दी ही वापस आते थे। जाते वक्त उन्होंने मुझे कभी भी नहीं उठाया था। मैं फिर उनके जाने के बाद अपनी मर्जी से उठी और घर के काम काज करती रहती थी। आज भी जब वो चले गए तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। एक अजीब सा एहसास से मेरी आंख खुल गई। वह एहसास किसी के देखने का था, किसी की नजरों की तपश का था। मुझे सोते भी यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। और जब मैंने अपनी आंख खोली तो मेरे शौहर के दोस्त मेरे सामने खड़े थे और वो सब मुझे बेबाक नजरों से देख रहे थे। मैंने जल्दी से अपने वजूद को दुपट्टे में छुपा लिया था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी ये देखकर मुझे अपने हाथों पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। एक एक करके वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और फिर उन लोगों ने, मेरा ताल्लुक इस तबके से है जहाँ पर सब लोग मेहनत करके खाने के आदी थे। मेरे अबू मजदूर आदमी थे, माँ लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और बड़ी बहनें भी अम्मा के साथ मिलकर ये काम करती थी। अम्मा ने अपना ये हुनर मेरी बहनों में भी मुंतकिल कर दिया था। चूंकि मुझे इस सब चीजों का कोई शौक नहीं था, मैं हमेशा से ही ऊंचे ख्वाब देखने की आदी थी। मेरा हमेशा से ही ये ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी और फिर मुझे ये छोटे मोटे काम करने नहीं पड़ेंगे। जब भी मैं अपने ख्यालात का इजहार अपनी बहनों और अम्मा के सामने करती तो मुझ पे वो गुस्सा करती। मुझे कहती कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक ख्वाब देखने चाहिए। ऊंची उड़ान उड़ने से
इंसान मुंह के बल गिरता है और मैं उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इन्हीं दिनों मेरी दोनों बहनों का रिश्ता आ गया था। वो दोनों भाई थे और दोनों ही अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे। अबू ने मामूली छानबीन करने के बाद उन लोगों को हाँ कह दी थी और फिर दोनों बहनों की शादी भी एक साथ ही हुई थी। अब घर में अम्मी अब्बू के साथ मैं अकेले ही रह गई थी और अब चूंकि घर में और कोई नहीं था इसलिए मुझे घर के सारे काम करने भी पड़ते थे। इससे मुझे हमेशा ये फिक्र सताती रहती थी, बर्तन धोने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, धूप में काम करने से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। यही वजह थी कि मैं काम तो करती थी मगर साथ मुझे अपनी खूबसूरती का ख्याल भी सताता रहता था। अम्मा कभी तो मेरी बात पर हंस पड़ती थी और कभी वो मुझे डांटते हुए कहती कि खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें मत करो, खुदा की लाठी बे आवाज है, ऐसा ना हो कि उसे तुम्हारा गुरूर बुरा लग जाए और तुम्हें उसकी सजा मिल जाए। मगर मैं हमेशा खुदा से अच्छे की उम्मीद रखती थी कि मेरे लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आएगा और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे लिए जिस इंसान का रिश्ता आया था वो दुनिया में अकेला था। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और उसका अपना बिजनेस था। उसका शुमार खुशहाल खाते पीते लोगों में होता था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं खुशी से खिल उठी। इस रिश्ते से मुतमईन थी कि वो हर तरह से मेरे मिजाज के मुताबिक थे। मैं भी भरे भरे घर में नहीं रह सकती थी, ज्यादा लोगों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती थी, इसलिए अम्मा मुतमईन थी कि मैं इस घर में खुश रहूंगी। मगर अबू को इस रिश्ते के हवाले से काफी खदशात थे। उनका कहना था कि लड़का अकेला है, इसमें संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं है और इसके बारे में सुना है कि वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। अम्मा ने इन खदशात को गोया चुटकियों में उड़ा दिया और कहने लगी कि ऐसे रिश्ते किस्मत वालों के मिलते हैं, आप जरा अपनी साहबजादी के मिजाज पे तो मुलाहिजा फरमाएं। अम्मा की बात सुनकर मैं मजीद नाराज किस्सों देखने लगी थी और फिर उस लड़के ने जहेज लेने से साफ मना कर दिया था और कहने लगा कि मेरे घर में सब कुछ मौजूद है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसकी इस बात पर मुझे फख्र का एहसास हुआ था और फिर मैं रुखसत होकर इस घर में आ गई थी और तब मुझे अब्बा के खदशात काफी हद तक दुरुस्त मालूम हुए थे। वाकई वो अजीब था और संजीदगी इस बंदे को छू कर भी नहीं गुजरी थी। वो अपने दोस्तों में बहुत मखूल थे और वो खुद भी दोस्तों के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। शायद इसकी वजह ये थी कि उनके अपने खानदान में कोई भी नहीं था, वो अकेले थे। उनके दोस्त घर में भी आते थे और दंदनाते हुए पूरे घर में घूमते फिरते थे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं शुरू में अपने शोहर को इस बात पर टोकती थी कि आपके दोस्त का घर में क्या काम है, तो मेरी बात सुनकर वो खफा हो जाते और कहते कि वो मेरे दोस्त हैं, अगर मेरे घर में आ जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है। उनकी बात सुनकर मैं झंझला जाती थी। मुझे आपके दोस्तों के घर आने पर एतराज नहीं है, मेरी तरफ से 1000 बार आए, मगर वो हर कमरे में हर जगह पे क्या झांकते फिरते हैं। मैं किचन में होती हूँ तो वो किचन में आ जाते हैं, अगर मैं कमरे में आराम कर रही हूँ, लेटी हूँ, सो रही हूँ तो वो भी सर पर खड़े हो जाते हैं। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि फिक्र मत करो, तुम्हें इनसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो तो मुझे अपना भाई समझते हैं, तुम्हें बहन समझते हैं, इसलिए तुमसे बेतकल्लुफी बरतते हैं। उनकी ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने शुरू से अपने घर का और अपने खानदान का यही माहौल देखा था कि हमारे अब्बा का जो भी दोस्त था वो घर से बाहर तक रहते थे और जो बाकी कजन वगैरह के दोस्त होते थे वो भी उनके घर नहीं आते थे। ये मेरे शोहर की निराली ही दोस्ती थी। इसका कहना था कि मुझ पर मेरे दोस्तों का उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। उनकी बात सुनकर मुझे जोर से हंसी आ जाती थी। मैं उनकी बीवी थी तो उनके दोस्तों का हक मेरे बराबर कैसे हो सकता था। जब ये बात मैं उनसे पूछती तो वो मुंह फैला लेते और कहते कि मुझे दोस्त कहते थे कि शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें हमसे मिलने नहीं देगी, हमसे दूर कर देगी, और देखो ऐसा ही हुआ। तुमने आते ही मुझे उनसे बदजन करना शुरू कर दिया। और ये बात सुनकर मैं अपना सर थाम कर रह गई थी। उनको समझाना बहुत मुश्किल काम था। हर दूसरे तीसरे दिन उनके दोस्त घर में आ जाते थे और उनकी नजरें मेरे वजूद के आर पार होती महसूस होती। मुझे उनकी नजरों से बहुत उलझन होती थी और मुझे हैरत अपने शोहर पर होती थी, जिन्हें अपने दोस्तों की बदलती हुई नजर भी महसूस नहीं होती थी।
और अगर मैं कुछ कह देती तो वो कुछ मुझे ही गलत करार देते थे। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि जिस शख्स के साथ जिसमें बहुत ही ज्यादा गैर संजीदगी थी उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। उस दिन मैं रात का खाना बनाने ही लगी थी जब मेरे शोहर की कॉल आई कि आज मेरे दोस्त घर पे आ रहे हैं और तुम उनके लिए खाने पर एहतमाम कर देना। ये सुनकर मैं गुस्सा हो गई मगर कुछ भी कहने से गुरेज किया। जानती थी कि वो फिर से शिकवा शिकायत शुरू कर देंगे। जब भी मैंने खामोशी में ही आफियत जानी। एक तो मुझे उनके इन मुफ्तखोर दोस्तों से बहुत चिढ़ थी जो आए रोज आते थे और खाना खाए बिना नहीं चाहते थे। उनके लिए खाना पका पका कर उनकी फरमाइश पूरी कर करके मैं आदमुंह हो गई थी। मैं जो खुश हो रही थी कि मेरे ससुराल में ज्यादा फर्द नहीं है, मुझे भरपूर ससुराल का काम काज नहीं करना पड़ेगा। मैं और मेरे शोहर हैं, 2 फर्दों का काम ही कितना होता है। लेकिन मेरे ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। उनके दोस्तों का टब्बर हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता था और उनके चोंचले और नखरे खत्म ही नहीं होते थे। किसी को कबाब खाना था तो किसी को फिश फ्राई खाना था। सबकी अलग अलग डिमांड होती थी। और मेरे शोहर के दोस्तों को किसी बात का इनकार करो। शोहर के दोस्तों के आने का टाइम हो गया तो मैं फिर उनके लिए खाना बना लिया। जब मैं रोटी पका रही थी तभी मेरे शोहर अपने दोस्तों को लेकर घर में दाखिल हुए थे और उनका ये एक दोस्त जो मुझे एक आंख भी नहीं भाता था वो ड्राइंग रूम में जाने के बजाय सीधा किचन में आ गया। उस वक्त मैं दुपट्टे से बेनियाज थी और बेतकल्लुफी से मुझसे बातें करने लगा मगर उसकी नजरें मेरे जिस्म पर थी। मैंने जल्दी से अपने वजूद को दुपट्टे में लपेट लिया था। उसकी नजरों से मुझे सख्त उलझन हो रही थी। मेरा घबराया हुआ अंदाज देखकर वो हंस पड़ा और कहने लगा कि मेरा दोस्त बहुत खुशकिस्मत है जैसे आप जैसी बीवी मिली है। उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जबान से तो मुझे भाभी कह रहा था मगर उसकी आंखों में नजर आती गंदगी और हवस देखकर मैं बुखला गई थी। जल्दी से उसे हटने के लिए कहने लगी कि मैं आप अंदर चलकर बैठे, मैं बस खाना लगाने वाली हूँ। फिर खाना लगाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। अब मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी कि अब मैं अपने शोहर को इस बारे में कैसे बताऊं। खाना खाने के बाद मेरे शोहर ने चाय बनाने का कह दिया था। आज मैं बहुत थक गई थी। मेरी कमर में सख्त दर्द हो रहा था मगर फिर भी मैं उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए किचन में आ गई थी। चाय बनाने के बाद मैं ट्रे में कप रखकर ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने अपने हाथ दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बढ़ाया ही था जब अंदर से आती आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह पर ठटक कर रह गई थी। मेरे शोहर के दोस्त उनके साथ मेरे बारे में जिस किस्म की बातें कर रहे थे उसे सुनकर मैं जी जान से काम के रह गई थी। वो जिस्म के खुदुखाल के बना पर मेरे शोहर को छेड़े थे और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं इतने लोगों में बेलिबास हो गई थी। मगर तब मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरे शोहर का कहका सबसे ज्यादा बुलंद था और उन्होंने इस घटिया मजाक से बहुत ही ज्यादा लुत्फ उठाया था। ये देखकर मेरा गुस्से से दिमाग घूम उठा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और चाय अपने शोहर के हवाले करके मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मेरा गुस्सा किसी भी तौर पर कम नहीं हो रहा था। मुझे रह रहकर उनके दोस्त पर गुस्सा आ रहा था जिसने इस कदर घटिया बात की थी और इससे ज्यादा तो मुझे अपने शोहर पर गुस्सा था जो ये सब कुछ सुन रहे थे। वो कमरे में आए तो मैं उनके सामने फट पड़ी और उनसे कहने लगी, क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। बीवी के बारे में इस तरह की बातें कौन अपने दोस्तों को बताता है, और बजाय इसके कि आप उसका मुंह तोड़ते आप उसकी बातों पर हंस रहे थे। उन्होंने मुझे हैरानगी से देखा। तुम कितनी पुरानी सोच के मालिक हो। दोस्तों में ये सब हंसी मजाक चलता ही रहता है। उनकी इस बात से मैं हैरान रह गई थी। इस बात को अपनी बेइज्जती महसूस ही नहीं कर रहे थे।
तभी वो कहने लगे कि इंसान उससे ही बात करता है जिसे अपना समझता है, और तुम मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में मत आना। उन्हें समझाने के लिए कहा कि अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप उनकी दोस्ती अपने तक रखें। अगर उन्हें घर में लाना चाहते हैं तो बेशक घर में लेकर आएं, उनकी दावत करना चाहते हैं बेशक करें, मगर उन्हें अपनी ज़ात तक महदूद रखें। जब वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, जब वो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ी करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मगर उन्होंने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया था, और वो उन लोगों के साथ वो बातें भी करते थे जो हम दोनों के अलावा किसी को मालूम नहीं थी, और शर्म के तकाज़े के मुताबिक वो किसी को बतानी भी नहीं चाहिए थी। मगर जब मैंने उन्हें अपने दोस्तों के साथ ये बातें करते हुए सुना तो मैं अपना सर पीट कर रह गई थी और सोच रही थी कि इस शख्स को कैसे समझाऊं कि जैसा ये उन्हें समझ रहा है वो वैसे नहीं है। सुबह वो मेरे शौहर के साथ ही घर से बाहर चले जाएंगे, तभी मैं आराम और सुकून से सो रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो लोग घर पर हैं और मेरे शौहर उन्हें यहीं छोड़कर खुद ऑफिस में चले गए थे। उन्होंने न जाने अपने दोस्तों पर इस हद तक इतबार क्यों किया था। उन्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि घर में उनकी बीवी अकेली थी और उन्हें कम से कम अपने दोस्तों को रुखसत करके घर से बाहर निकलना चाहिए था। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और इस चीज का खमियाजा अब मुझे फिर भुगतना पड़ रहा था। उन सब ने मुझे बेलिबास करके मेरी इज्जत लूटी थी। मैं रो रो कर नढाल हो चुकी थी। मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझ में अपनी जगह से हिलने की भी सकत नहीं थी और तभी मेरे हवासों पर अंधेरा छा गया था और मैं होशो हवास में बेगाना हो गई थी। न जाने कब तक मैं बेहोश रही। जब मेरी आंख खुली तो अस्पताल में थी। मेरे पास ही मेरे शौहर बैठे हुए थे। खिड़की से बाहर रात का मंजर आ रहा था और ये रात तो मेरी जिंदगी में भी उतर आई थी और इसका मतलब था कि मैं पूरा दिन बेहोशी की हालत में रही थी। जब मैंने अपने शौहर को देखा तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद लग रहे थे। उनके उलझे बिखरे बाल उनके अंदर की परेशानी की, उनकी तकलीफ की अक्कासी कर रहा था। मुझे होश में आता देखकर नर्स ने मेरा हाल हवाल दरियाफ्त किया और फिर कमरे से बाहर चले गई। अब मैं और मेरा शौहर कमरे में अकेले थे। तो फिर मेरे शौहर उठकर मेरे पास आ गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे बताओ कि वो कौन था, ये सब कुछ किसने किया। मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा करने की। उनकी बात सुनकर मैं जोरदार अंदाज में हंस पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा कहका पहले से भी ज्यादा बुलंद हो रहा था। मैं बेताशा हंस रही थी। हंसते हंसते मेरी आंखों में आंसू आ गए और अब जब मैंने अपने शौहर को देखा तो न जाने मेरी नजरों में ऐसा क्या था कि वो खौफ से सहम कर रह गए थे। वो मुझे कहने लगे कि इस तरह से मत करो, ऐसे मत देखो, मेरे दिल को कुछ हो जाएगा। सीधी तरह से मुझे बताओ कि वो कौन लोग थे और ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया। और फिर जब बात मैंने अपने शौहर को बताई तो उसे सुनकर उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी से दाएं बाएं गर्दन हिला रहे थे। मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तो अपनी बहन और भाभी कहते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकते। उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर इसके यकीन ना करने से हकीकत बदल नहीं सकती। और फिर मैं जब घर आ गई तो मेरा शौहर बिल्कुल गुमसुम सा होके रह गया था। ना हंसता, ना बोलता था और ना वो घर से बाहर निकलता था। अब तो उसने अपनी किसी भी दोस्त से बात तक करना छोड़ दिया था। अब वो ऑफिस से सीधा घर आते और वो बिल्कुल खामोशी से रहते थे। जब मैंने उन्हें इस कदर खामोशी की हालत में देखा तो मैंने उनसे इसका सबब पूछा तो फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे कि मेरी बेवकूफी और गलती की वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्यों अपने दोस्तों की समझ नहीं आई, मैं क्यों उनकी नजरों के महफूम को समझ नहीं पाया था, जबकि तुमने मुझे कई बार ये सब कुछ बताने की कोशिश भी की और हमेशा मैं तुम्हें झुठलाता रहा। अब देख लो, इसका खमियाजा भी तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भी रोने लगी और कहने लगी कि तभी तो मैं आपको कहती थी कि दोस्तों को अपने घर में मत लेकर आए, उन्हें अपने तक ही महदूद रखें, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और देख लिया आपने इसका इंजाम। उनके दिलो दिमाग में मेरे लिए किस कदर गंदगी भरी हुई थी और अब उनकी वजह से मैं सर उठाकर किसी से बात करने की काबिल नहीं रही। मुझे बहुत टाइम लगा था खुद को संभालने में। अब मेरे शौहर का यहाँ से दिल उठ
गया था। वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बाहर जाने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी और फिर कुछ माह के बाद जब हम दोनों का वीजा लग गया तो वो यहाँ से अपना कारोबार सब कुछ बेचकर मुझे लेकर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए थे। हमारे इस फैसले के अम्मी अबू ने मुखालफत की। उनका कहना था कि हमें किसी चीज की कमी है, हमें यहीं पर रहना चाहिए। मगर जो कुछ हम दोनों जानते थे वो अम्मी अबू नहीं जानते थे। उनकी बात सुनकर मेरे शौहर नफसानी हो रहे थे और मुझे इस बात का डर था कि कभी वो कुछ गलत ना कर दे और ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तभी मैंने उनके इस फैसले की मुखालफत नहीं की थी, उसका इस फैसले में साथ दिया था। मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी और फिर हम दोनों के मुश्तरका फैसले से हम पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। अक्सर अम्मी अबू से फोन पर बात हो जाती थी। अम्मी अबू इस बात पर मुझे टोकते थे कि तुमने यहाँ से जाकर गलती की है, यहाँ पर किस चीज की कमी थी, और मैं चाह कर भी उन्हें सच नहीं बता सकती थी। मैं जानती थी कि ये बात सुनकर उन्हें तकलीफ होगी और मैं अपने माँ बाप को तकलीफ से बचाना चाहती थी। अब मेरे शोहर पहले से बहुत ज्यादा बदल गए थे। अब वो बहुत ही ज्यादा संजीदा हो गए थे और यहाँ पर उनके दोस्त कम थे, और अगर थे भी तो वो उन्हें घर से बाहर ही रखते थे, क्योंकि अब उनको अकल आ गई थी कि गैर मर्दों को अपने घरों के अंदर नहीं लाना चाहिए और ना ही उनको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहिए। दोस्ती की भी एक हद होती है। इंसान जब इस हद से आगे बढ़ निकलता है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।